हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का अगर सिविल सर्विसेज में हम एज ए ऑप्शनल लेते हैं या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एज ए ऑप्शनल लेते हैं या किसी भी स्टेट की जहाँ पर ये हिंदी साहित्य उपलब्ध है ऑप्शनल के रूप में, वहाँ पर अगर लेते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। बिहार पीछे छोड़ दिया जाएगा तो अगर संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विशेष कर अगर लेते हैं तो 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो हमारे नाटक हैं, गद्य पोर्शन है, पद्य पोर्शन है, उसमें कवियों के जो काव्य हैं उनका सिलेबस दिया हुआ है वो है। और फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हिंदी भाषा का पोर्शन है और दूसरे पार्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास है। यहाँ से मैथमेटिकल नंबर आपको मिलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग में 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। तो इसमें 200 नंबर में अगर आप चाहें तो 140-50 नंबर तक आराम से आ जाते हैं अगर आपने ठीक से फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन पढ़ लिया। अगर फर्स्ट से आपने 3 अटैम्प्ट कर लिया, सेकंड पोर्शन से 2 अटैम्प्ट कर लिया तो 5 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसमें हमने अभी तक जो क्लास अपलोड की है उसमें हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पोर्शन है हिंदी भाषा का, जहाँ एक बहुत ही ठोस नंबर मिलते हैं, उसको मैंने 19 लेक्चर के रूप में अपलोड किया। प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें समय समय पर जो भी अपडेट होगा उसमें मैं जोड़ता रहूँगा उस प्लेलिस्ट में। और आज जो दूसरा पोर्शन मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो 2 पार्ट हैं उसमें दूसरा पार्ट हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में दूसरा पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। उस हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा इतिहास ही है, इसमें सारी प्रवृत्तियाँ यानी आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक समस्त प्रवृत्तियाँ इसमें समाहित हैं। और अगर इसको आपने देख लिया तो सेकंड पेपर जो हिंदी साहित्य का होता है उसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो अप्लाइड पार्ट एक तरह से कह सकते हैं। इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, काव्यों की जो सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं, गद्य की प्रवृत्ति है, निबंध की प्रवृत्ति है, उसका समय समय जो परिवर्तन है वही उसमें प्रैक्टिकल रूप में दिया हुआ, उन कवियों के निबंधों को उसमें दिया हुआ, उसको आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिएगा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, उसको शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों ने शुरुआत की, भारतीय ने शुरुआत की या किसी और विदेशी ने शुरुआत की, और उसके बाद ये परंपरा आगे कैसे बढ़ी, और जो सुव्यवस्थित इतिहास लिखा गया अभी तक का सबसे सुव्यवस्थित और जिसको अब बाद के लेखकों ने मार्गदर्शन के रूप में अपनाया, वो इतिहास किसने लिखा, या रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा उस इतिहास को बनने में या इतिहास को लिखने में रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने पड़ावों को देखा, अपने पीछे कितने पड़ावों को देखा और एक सुव्यवस्थित इतिहास लिखने में सफल रहे। इन्हीं परंपरा को हम आज अपनी क्लास में देखेंगे। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास लेखन के पूर्व और पश्चात इतिहास लेखन को 2 भागों में बांट करके देखते हैं कि पहले किन लोगों ने लिखने का प्रयास किया और उसमें क्या कमियां थीं, और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा उसमें क्या कमियां थीं और बाद में क्या सुधार किए गए या कहाँ कहाँ विवाद हुआ। इन थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे, बाद में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा होगी। तो आज हम देखेंगे केवल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये परंपरा क्या थी, इसमें हम देखेंगे 2 पार्ट में। इसको हमने बताया पहले ही, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला शुक्ल युग, कौन सा, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल पूर्व युग, और दूसरा शुक्ल युग या शुक्ल पश्चात युग, शुक्ल युग या शुक्ल पश्चात युग, शुक्ल तथा पश्चात युग। ये 2 परंपराओं हम देखेंगे। तो शुक्ल पूर्व युग में जो प्रयास हुए हैं, इन प्रयासों की, इस परंपरा में मुख्य भूमिका इन्हीं प्रयासों की है। परंपरा के रूप में कहाँ से आई, तो एक तो अनौपचारिक परंपरा के रूप में देखते हैं। कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे नाभादास का था, नाभादास का भक्तमाल। नाभादास ने एक बुक लिखी थी भक्तमाल, भक्तमाल। इसमें मध्यकालीन कवियों का विवरण दिया हुआ है। कवियों का क्या कह सकते हैं, भक्तों का, भक्तमाल नाम है। तो हम जानते हैं कि मध्यकाल में जितने भी साहित्यकार हुए हैं, जो भी साहित्यकार, उन्हें साहित्यकार ना कहा जाए बल्कि भक्त कहा जाए। भक्त के रूप में वो भजन कीर्तन करते थे। उन्हीं भजन कीर्तन में वो काव्य उनका प्रतिबिंबित होता था। मध्यकाल के जितने भी संत हैं, जितने ही ज्ञानाश्रयी हों या प्रेमाश्रयी हों, दोनों ने
काव्य को ही अपना माध्यम बनाया ईश्वर की आराधना का, भक्ति का। तो काव्य को आराधना जब बनाया तो काव्य एक जो निकल के आया वो काव्य ही आधार बना भक्ति साहित्य के निर्माण का। तो ये भक्तमाल ऐसे कवियों का है जो एक परंपरा के रूप में कह सकते हैं कि कुछ कविताओं को या कुछ कवियों की कविताओं को संकलित करने का प्रथम प्रयास था। इसी तरह से भक्तमाल है 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कालिदास हजारा, इसी तरह से कालिदास हजारा, कविमाला और कई सारे बुक्स लिखी गई हैं जो एक तरह से कवियों का संकलन तो है, लेकिन काव्य इतिहास के रूप में इसे नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें एक परंपरा के रूप में दिया तो है, कवियों का विवरण दिया हुआ, कवियों के ढेर सारे कवियों की सूचनाएं इसमें मिल जाती हैं, लेकिन परंपरा के रूप में ये जो व्यवस्थित इतिहास कह सकते हैं, जिसे इतिहास कह सकते हैं कि उसमें कालक्रम दिया हुआ हो, उनकी प्रवृत्तियां दी हुई हों, उन प्रवृत्तियों के आधार पर कवियों को बांटा गया हो, उनका काल निर्धारण किया गया हो कि कब से कब तक की प्रवृत्तियों के आधार पर कौन कौन से कवि आते हैं, कब से कब तक की प्रवृत्तियों के आधार पर कौन कौन से कवि आते हैं, ये इसमें दिया हुआ हो। तो ऐसी नहीं है। इन सब जो बुक्स हमने बताई हैं, कविमाला है, भक्तमाल है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इस तरह जो जितने भी हैं सारे जो है इसमें सब में यही है कि भक्तों का विवरण दिया हुआ है, उनके कविताओं का विवरण दिया हुआ है, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों का काव्य के रूप में जो एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण कह सकते हैं, वो चीज़ें इसमें आप नहीं पाएंगे, न उनका समय काल पाएंगे। ऐसे उलट पुलट रेंडमली दिए हुए हैं। इस तरह से इनको साहित्य इतिहास तो नहीं कहा सकता है, लेकिन एक परंपरा के रूप में इसके बाद के जो कवियों ने हैं या इनके बाद के जो भी साहित्य इतिहास लेखकों ने हैं, वहाँ से कवियों का विवरण इन्होंने प्राप्त किया है कि कवि कहाँ से हम लिए लाएँ, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो वो शुरुआत के लिए इन ग्रंथों का सहारा लिया गया। इसमें अगर सबसे व्यवस्थित शुरुआत या कह सकते हैं कि हिंदी इतिहास सचमुच में इतिहास लेखन की जो शुरुआत की गई वो है सबसे पहले गारसा द तासी। कौन है? गारसा द तासी। इसको मिटा देता हूँ। शुक्ल पूर्व युग में सबसे पहले आते हैं गारसा द तासी। गारसा द तासी ये हैं फ्रेंच साहित्यकार, फ्रेंच इतिहासकार थे, और इन्होंने वहीं फ्रेंच भाषा में ही फ्रेंच भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब कितनी बड़ी विडंबना है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे कवि, उन कवियों में किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि हमारा इतिहास भी एक होना चाहिए या कवियों का इतिहास लिखा जाए। शुक्ल जी के पूर्व जो है, इनके बाद ही सब प्रयास हुए हैं, लेकिन शुक्ल जी के पूर्व एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास किसी ने नहीं किया। क्या ऐसी प्रतिभा नहीं थी? प्रतिभा निश्चित तौर पे थी, लेकिन वो चीज़ें जो सोचने की प्रवृत्ति थी, वो मध्यकाल की जो एक कह सकते हैं प्रवृत्तियाँ थीं, वो हावी थीं, और इस तरह की जो व्यवस्था थी वो निकल के नहीं आई। ऐसा पहला प्रयास गारसा द तासी ने किया। इन्होंने एक बुक लिखी, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, ये बुक इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने कवियों का विवरण तो दिया, एक तरह से कालक्रम का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें जो कवियों का विवरण है वो उनकी जीवन वृत्ति या इसके आधार पर ना होकर के ये वर्ण क्रमानुसार है। कैसे है? वर्ण क्रमानुसार। अब वर्ण क्रमानुसार, वर्ण क्रम से अगर लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, वर्ण क्रम में पता चला बाद का कब पहले आ जाए, पहले का कब बाद में आए, इस तरह से उलट पुलट है। और इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों को शामिल किया है, हिंदी और उर्दू दोनों कवियों को शामिल किया है, हिंदी उर्दू इन दोनों कवियों को शामिल किया है। और ऐसे जो जितने भी कवि 1300 कुछ कवि इन्होंने शामिल किए हैं, और
जो इन्होंने जो प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा जाना चाहिए, जो काल विभाजन किया जाना चाहिए, उसका विवरण नहीं है। एक तरह से एक संकलन कह सकते हैं इसको, इन्होंने कर दिया है। लेकिन इनका जो प्रयास था इतिहास लिखने का, हिंदू हिंदुस्तानी जो इनका लिखने का प्रयास था, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, ये इस साहित्य इतिहास तो कहने में संकोच होता है, लेकिन एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नए मार्गदर्शन के लिए, एक नई राह बनाने के लिए जो प्रयास इन्होंने किया है, उसके लिए इन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा और ये याद किया जाएगा कि इन्होंने ऐसा प्रयास भारतीय भाषा के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, या हिंदी और उर्दू के लिए इन्होंने एक फ्रेंच भाषी होकर के, फ्रेंच विद्वान होते हुए भी इन्होंने किया। इस दृष्टि से इनको हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा। दूसरा प्रयास जो किया उन्होंने, दूसरा प्रयास ये 1839 में किया गया। ठीक, दूसरा प्रयास जो किया गया है वो शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। शिव सिंह सेंगर किसके द्वारा किया गया? शिव सिंह सेंगर द्वारा। इनकी जो बुक थी वो शिव सिंह सरोज थी। शिव सिंह सरोज थी। इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया। 1000 कवियों का इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया है। और इस 1000 कवियों में इन्होंने जो कालक्रम का एक दिया तो है, एक संकेत दिया है, इनका जन्म समय तक निर्धारित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है। और इन्होंने भी साहित्य इतिहास लेखन का जो वैज्ञानिक प्रयास होता है वो प्रयास करने का प्रयास नहीं किया, या वो करने का प्रयास, वैज्ञानिक प्रयास करने का प्रयास नहीं किया। वैज्ञानिक रूप से उसे साहित्य इतिहास लेखन के रूप में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो लिखा, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया, सबसे पहला प्रयास जिसे वैज्ञानिक प्रयास कहा सकता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का था। किसका था? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1883 में इनका प्रयास हुआ, शिव सिंह सरोज का 1883 में। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, 1883 में इनका था, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में किया। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी जो बुक लिखी इन्होंने, वो थी, बुक नहीं थी बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक वो था, एक संस्था जो इन्होंने बनाई थी, वो उसमें उसके तत्वाधान में उन्होंने एक बुक जो प्रकाशित हुई हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इतिहास तो नहीं, इसमें इतिहास जैसे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इस बुक में सचमुच में का पहला इतिहास हिंदी साहित्य का लिखने का प्रयास किया गया। 1888 घटना है, 1888 सचमुच में पहला इतिहास लिखने का प्रयास यहीं से किया गया, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। इसमें इन्होंने कवियों का जो विवरण दिया है उसमें वैज्ञानिक प्रयास, जैसे 8 कालखंडों में इसको विभाजित करना, कवियों को अलग अलग उठाकर रखना और उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार जो है विवरण थोड़ा सा देने का प्रयास करना। या इसमें जैसे आप आदिकाल है तो उसमें उन्होंने जो मुगल काल को अलग रखा, मुगल काल के कवियों को अलग रखा, इस तरह से काल वाइज जो कवियों को अलग रखने का प्रयास है इसमें किया गया है। और जो इसके बाद जो अगला हुआ मिस्र बंधु विनोद, ये मान लिया, अगर पहला मान लिया जाए इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा जो प्रयास किया वो मिस्र बंधु विनोद ने किया। इनकी जो बुक थी मिस्र बंधु विनोद, इनकी जो बुक थी मिस्र बंधु विनोद,
ये बहुत, इनमें 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन 3 लोगों ने जो बुक लिखी मिश्र बंधु विनोद, ये शुक्ल के पूर्व एक अच्छा प्रयास किया इन्होंने, और शुक्ल ने अपने कवियों के परिचयात्मक विवरण यहीं से लिए हैं, और जो विवरण इन्होंने लिए हैं वो विवरण मतलब सुखदेव ये मिश्र बंधु विनोद की बुक से लिए हैं। अब इसके बाद आता है शुक्ल या शुक्ल के पश्चात युग। शुक्ल युग में सबसे पहले इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काशी नागरी प्रचारणी की हिंदी शब्द सागर का जो भूमिका थे उसके लिखने के प्रयास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास जो वैज्ञानिक प्रयास है और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि बाद के लेखकों ने भी उस इतिहास का ही बार बार अनुसरण किया है। उसमें थोड़े बहुत जो नुक्स और गलती और नुक्स निकाला गया है वो भी उन्हीं के इतिहास को आधार बनाकर ही निकाला गया है। अलग से व्यवस्था, अलग से उन्होंने कुछ अपने अलग से नहीं किया है, और इसमें इन्होंने पहली बार जो है वैज्ञानिक प्रयास किया है। इसको 4 कालखंडों में बांटा। कौन कौन से? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, और चौथा आधुनिक काल। इसमें इन्होंने लगभग 900 वर्षों का इतिहास समाहित किया है। आधुनिक काल, इसमें भक्ति काल जो वीरगाथा काल इन्होंने लगभग 1050 से 1375, ये 1375 से 1700, 1700 से रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। इस तरह से इन्होंने वैज्ञानिक प्रयास किया इसको करने का, इसको विभाजित करने का। इन्होंने जो कवि थे उनके जीवन वृत्त को उनके काव्य से मिलाकर देखा। जीवन वृत्त को काव्य से मिलाकर देखने का मतलब है कि अगर कवि जिन परिस्थितियों में रहता है उसके साहित्य पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, और उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने इसको लिखा। और यही कारण है इन्होंने जो साहित्य इतिहास की जो परंपरा चली आती है, परंपराओं को इन्होंने नज़रअंदाज किया, और केवल तत्कालीन प्रवृत्तियों को क्षणवाद, इनका शुक्ल जी का क्षणवाद या तेन के क्षणवाद से प्रेरित थे, तो इन्होंने उसका आधार लिया और प्रवृत्तियों के आधार पर इसको निर्धारित किया। हालांकि बाद में जब भक्ति काल की व्याख्या इन्होंने इस भक्ति काल की जो व्याख्या की इन्होंने, जो इस्लामी आक्रमण की से उत्पन्न हताशा के परिणाम स्वरूप एक भक्ति का जो उन्होंने बताया कि इस्लामी हताशा के परिणाम स्वरूप जो यहाँ के मजबूर लोग थे, मजबूर कवि थे या मजबूर भक्त थे, उनके पास ईश्वर के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए जो आचार्य द्विवेदी ने एक आधार दिया कि जो परंपरा से आ रही भक्ति आंदोलन 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण में फैली थी, उपजी भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद, रामानंद के द्वारा भक्ति में फैली। अगर ये मुस्लिम आक्रमण ना भी हुआ होता तो भक्ति आंदोलन जो था वो लगभग 75% ऐसा ही होता जैसा आज है। यही गलती इन्होंने की थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने भक्ति काल में ईसाइयत के प्रसार को, ईसाइयत के प्रभाव को, भक्ति आंदोलन के उदय को ईसाइयत का प्रभाव बताया था। और हालांकि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा, लेकिन उसको ईसाइयत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ भक्ति बताया। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस चीज़ को शायद यहीं से लिया है प्रेरित होकर के कि ईसाइयत की जो प्रभाव था, उन्होंने ईसाइयत को हटा करके जो प्रभाव था वो इस्लामी प्रभाव बता दिया कि भक्ति काल में चूंकि ईसाइयत से ज़्यादा किसका प्रभाव था, ईसाइयत से ज़्यादा प्रभाव मुस्लिम आक्रमण का था। मुस्लिम आक्रमण जब हुआ तो मंदिर टूटने लगे, लोग घरों में मंदिर बनाने लगे, और व्यक्ति जो भक्ति थी वो वैयक्तिक हो गई, और लोग कभी जो भक्त अपने भजन कीर्तन द्वारा, अपने स्वयं के आराधना द्वारा जो व्यक्त करते थे वही काव्य बना, और वो उसी हताशा निराशा ने इस भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। तो इसका जो रामचंद्र शुक्ल इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दिया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल
इसके बाद इसको जो चेंज करने का या इसकी इनकी परंपरा को जो बदलने का, हालांकि पूरा आधार इन्होंने वो वही लिया शुक्ल जी का ही, जो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी लगभग इसी को आधार बनाया। जैसे इन्होंने पहला 4 खंडों में इन्होंने बांटा। पहला जो वीर गाथा काल था इन्होंने आदिकाल कहा, आदिकाल, ये 1000 से 1400 ईस्वी माना इन्होंने। अब यहाँ आदिकाल का भी एक, अभी हम जब आदिकाल की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि आदिकाल जो है, यहाँ पर वीर गाथा काल, वीर गाथा जो वीर गाथात्मक काव्य थे, बीसल देवरासो, हमीर देवरासो, इस तरह से जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के आधार पर इन्होंने किया, उन्हीं ग्रंथों। लेकिन जो भक्त थे उस समय के, उन भक्तों के साहित्य को विदेशी भक्ति बता करके इन्होंने खारिज किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको इन्होंने लिया और जो आधुनिक हिंदी साहित्य का एक, कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जो बीज थे, चूँकि यहीं पड़े, तो इसको इन्होंने आदिकाल कहा, जो सर्वमान्य है आज विद्वानों में, ये सर्वमान्य है आदिकाल। दूसरा जो काल इन्होंने बताया पूर्व मध्य काल, इसको भक्ति काल कहा गया, पूर्व मध्य काल कहा, ये 1400 से 1700। और तीसरा जो है, तीसरा काल उत्तर मध्य काल, ये 1700 से 1900। और आधुनिक काल, यहाँ देखिए जो भक्ति काल था इन्होंने पूर्व मध्य काल कहा और रीत काल को उत्तर मध्य काल। और चौथा था, ये क्या था, आधुनिक काल, ऐसे ही है एज इट इज, आधुनिक काल, ये है 1900 से आज तक। तो इस तरह से इसके बाद तमाम सारे कवि हुए, जैसे डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे संधि काल, आधुनिक काल को संधि काल एवं चारण काल कहा, क्योंकि इस समय जो शासक थे राजपूत काल था, तो राजपूत काल में जो कवि थे वो चरण वंदना करके अपनी जीविका चलाते थे, तो इसलिए चारण काल। और संधि काल इसलिए कहा कि पुरानी हिंदी के बाद आधुनिक काल में जो परिवर्तन का जो एक संक्रमण फेज था, वो संक्रमण फेज यही आदिकाल था, इसलिए इन्होंने इसका ये नाम दिया। इसी तरह से डॉक्टर नगेन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, एक बहुत विस्तृत और व्यवस्थित इतिहास लिखा। और आज जो है उसको आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के सिलेबस के, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास विधिवत पढ़ना है तो उसको हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र की बुक आप आसान ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी हमने इसमें डॉक्टर नगेंद्र की बुक का ही लेने का प्रयास किया। डॉक्टर नगेंद्र की बुक से ही हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हम जो बता रहे हैं, ये उन्हीं की बुक से लिया गया है, उन्हीं की बुक का आधार बना करके हमने जो है क्लास तैयार किया है। और दूसरा जो है एक और राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था, उन्होंने इसको आधुनिक जो आदिकाल है इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। और इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा, और कई लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है, लेकिन बार बार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक मील का पत्थर रख दिया था, उसी मील के पत्थर को आधार बनाकर ही सारे लोगों ने लिखा। बस नामों में कभी गलती हुई, कभी भक्ति काल के उदय में या भक्ति काल की परिस्थितियों में विवाद हुआ, कभी आदि वीर गाथा काल और आदिकाल में विवाद हुआ कि इसका क्या नाम रखा जाए, और कभी रीति काल में कि रीति काल की प्रवृत्तियों के आधार पर रीति काल कहा गया है या और कोई काल कहा जाए। इसका विस्तृत विवरण, प्रत्येक काल का विवरण, चूँकि प्रत्येक काल अलग अलग हमें पढ़ना है, वीरगाथा काल या आदिकाल को पढ़ना, फिर भक्ति काल को पढ़ना, रीति काल को पढ़ना, फिर आधुनिक काल को, पुनः आधुनिक काल में विभिन्न प्रवृत्तियों को पढ़ना। जैसे इन्होंने जब विभाजन किया शुक्ल जी ने, तो उन्होंने ऐसे नहीं, भक्ति काल को भी इन्होंने बांटा, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, इसके बाद सगुण भक्ति में कृष्ण आश्रयी और रामाश्रयी, दोनों में अलग अलग बांटा। रीति काल में भी रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीत मतलब रीत इतर, तमाम सारे भागों में इसको बांटा। आधुनिक काल में भी, आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा इन्होंने। भारतेंदु काल है, फिर इसके बाद जो है आगे अगर बढ़ेंगे तो तमाम सारे जैसे छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, तमाम सारे कालों में इन्होंने, हालांकि बाद के साहित्य में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर, लेकिन प्रारंभिक जो आलोचनात्मक साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, आलोचना का विकास है, इन सब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान अविस्मरणीय है। और हिंदी साहित्य आजीवन कह सकते हैं कि जब तक हिंदी साहित्य है तब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमेशा ऋणी रहेगा।
इसका इसमें कुछ अतिशयोक्त नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि आचार्य रामशुक्ल के विभाजन के प्रसूप या हिंदी साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ, आधुनिक प्रवृत्तियों का जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें इन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो किसी भी कवि के योगदान से कहीं बड़ा है, किसी भी साहित्यकार के योगदान से कहीं बड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे, उसकी विस्तृत प्रवृत्तियों के बारे में, सिद्ध सामंत क्यों कहा गया, चारण काल क्यों कहा गया, या आदिकाल के नाम में क्या विवाद है, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।